24 घंटे भी नहीं गुजरे और अमेरिका और इसराइल की तरफ से पहली खिलाफ वर्जी की गई है। नेतन्याहू नहीं चाहता कि जंग रुके, उसी तरह उसने इन हमलों को जारी रखा। इस मेज को तो आपने लगा लिया, लेकिन धोखा आपको इस मेज पर मिलेगा कैसे? सब झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये मामला 21 मार्च का है। बरतानवी अखबार ने इनका भांडा जो है वो फोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, खबर यह है कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और अमेरिका और इसराइल की तरफ से पहली खिलाफ वर्जी की गई है। 10 नकात थे, जिनमें से 3 की खिलाफ वर्जी करते हुए वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे मना किया गया था और दोनों पार्टीज के दरमियान, फरीकैन के दरमियान ये इत्तफाक पाया था और एक मुआहदे के ऊपर दोनों फरीकैन ने पहुंचकर जंगबंदी का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, इसराइल ऐसा लग रहा है कि वो इस जंग के अंदर अमेरिका से खुश नहीं है और खबर यह भी आ रही है कि नेतन्याहू ने टेलीफोन करके व्हाइट हाउस में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप को यह आगाह कर दिया था कि तुमने ये जो ऐलान किया जंगबंदी का, नेतन्याहू और इसराइल इससे खुश नहीं है, लिहाजा ये हमले जारी रहेंगे। दोस्तों, अब इसका जवाब इसराइल की तरफ से आ गया हमले की शक्ल में, लेकिन इस हमले का जवाब जो है वो नज़र ये आ रहा है कि कहीं इस पूरे मुज़ाकराती अमल को सबोताज ना कर दिया जाए। और पहले दिन से ये ख्याल किया जा रहा था कि जिस तरह से नेतन्याहू नहीं चाहता कि जंग रुके, उसी तरह उसने इन हमलों को जारी रखा और ये जो पूरा एक मुज़ाकराती अमल है, इसे सबोताज करने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई है नेतन्याहू की तरफ से। अब इसका जवाब जी ईरान ने दिया। ईरान के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर, वो ये बताते हैं अपने एक स्टेटमेंट के अंदर, उन्होंने मुतालबा किया कि आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप इसराइल के ज़रिए इस जंग को लड़ते रहें या फिर बाकायदा तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाए। और मोहम्मद बाकिर अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि 24 घंटे पूरे नहीं हुए, बुध को इसराइल की जानिब से लेबनान पर शदीद बमबारी और इसके रद्दमल में ईरान के आबे हुर्मुज़ को दोबारा बंद किए जाने से इसके मुस्तकबिल पर सवाल खड़े हो गए। देखिए, 24 घंटे नहीं गुजरे थे, ईरान ने जो करना था उसने वो किया। आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हर किस्म के जहाज़ की आमद व रफ्त के ऊपर अब पाबंदी है और अमेरिका का ये ख्याल था कि शायद हम इधर से जंगबंदी करेंगे, इसराइल अपना काम करता रहेगा और ईरान खामोशी से बैठा रहेगा। इसका भरपूर तरीके से ईरान अब जवाब देने की दोस्तों तैयारी कर रहा है और ये किसी तरह भी खित्ते के हालात के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इसराइल ने धोखा दिया और अमेरिका मुसलसल ये धोखा दे रहा है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को, जो उन्होंने ट्वीट की थी, ड्राफ्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है कि ये अपनी एक ट्वीट भी नहीं लिख सकते और ये ट्वीट कहीं और से लिख कर आई जिसको इन्होंने ट्वीट कर दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि लेबनान के ऊपर भी हमले नहीं किए जाएंगे। जहां जहां भी दोनों फरीकैन इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, इन तमाम महाजों को ठंडा कर दिया जाएगा। लेबनान उसके अंदर शामिल था, लेकिन जेडी वेंस साहब जो है वो ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई। जेडी वेंस ने कहा कि सरकार, हमने कभी भी लेबनान की बात नहीं की थी। हम लेबनान के ऊपर जो हमला है ये इसराइल का मामला है और अमेरिका का इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइल से जंग लड़ रहा है। अब ये जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, ज़रा इनकी सुने, क्योंकि इनको आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो इनके सामने मसला होगा कि रिपब्लिकन्स के प्लेटफॉर्म से ये आइंदा अमेरिका के सदर के लिए एक इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं और इनके पास जो दुनिया को दिखाने के लिए है कुछ नहीं। ईरान जंग ये हार गए, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लगकर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ का वो दिफा कर रहे हैं और जेडी वेंस अपना मुस्तकबिल क्या बचा पाएंगे, ये आने वाले दिनों में इसका जवाब हमें मिलेगा। लेकिन जेडी वेंस जो एक तरह से कोशिश कर रहे थे कि किसी एक ऐसे मकाम पर हम इस जंग को ले जाएं जहां पे हमारे पास फेस सेविंग हो। जेडी वेंस ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स पहली 10 निकाती तजवीज़ को फैला रहा है, एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कह रहा है कि अमेरिका इस पर बातचीत कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे रद्दी के डब्बे में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग प्रोपेगेंडे के लिए गलत 10 निकात पेश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के बयान पर रद्दमल में कहा कि कालिबाफ का ट्वीट देखा है, 15 निकाती प्लान है, अगर सिर्फ 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक है। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने आबे हुर्मुज़ खोलने का फैसला किया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया, तहम बातचीत में लोगों की नीयतों पर अदम एतमाद काफ़ी है और सौदेबाजी की तो संगीन नताइज भुगतेंगे। सौदेबाजी तो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने सर क्या काम किया? अमेरिका ने काम ये किया, और मैं आपको ना पहले दिन से बता रहा हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जब इनके आर्सेनल
सुकड़ने लगते हैं, जब इनके ऑप्शंस ख़त्म होने लगते हैं, जब इनका पॉलिटिकल करियर दांव पे लगता है, जब इनके पास दिखाने के और बताने को कुछ नहीं होता, तो फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। और पाकिस्तान ऑब्वियसली इस पूरे मामले को लीड कर रहा है। आप उसे अमन की बात कहें, आप उसे अमेरिका की चालाकी कहें, आप उसे एक ट्रैप कहें, लेकिन पाकिस्तानी किरदार अदा कर रहा है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात की मेज़ लगाई गई, जैसे इससे पहले ओमान के जरिए लगाई गई। इस दफ़ा पाकिस्तान और मिस्र का इक्वली इसके अंदर आपको एक रोल नज़र आएगा, और चाइना जो वो पीछे से इसको देख रहा था। अब इस मेज़ को तो आपने लगा लिया, लेकिन धोखा आपको इस मेज़ पर मिलेगा कैसे? कि अगर ये मुज़ाकराती अमल जिसका आपने आगाज़ करवाया पाकिस्तान के जरिए, तो नताइज भी तो आप लें। नताइज ये थे कि एक मुआहिदा तय पा गया, जंगबंदी हो गई। पाकिस्तान के बारे में इटालियन जो साबिक उनके सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि नोबेल इनाम अगर किसी को मिलना चाहिए, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। लेकिन शायद इन तमाम लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि लेबनान के ऊपर हमला हुआ। अब तक की जो इतलात हैं, जब मैं ये प्रोग्राम दोस्तों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 300 अफराद शहीद हो गए, 1300 के करीब अफराद जख्मी हैं, बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया। ये रिहायशी इलाके थे जिनको नेतन्याहू ने टारगेट किया है। ये कोई ऐसा नहीं था कि फौजी कैंप्स को टारगेट किया हो, जो तंसीबात है उनको टारगेट किया गया हो। ये वो इलाके थे जहां पर आपको आबादी मिलेगी। 1300 अफराद जख्मी हो गए। ईरान जंग के अंदर जब से इन्होंने पहले दिन से हमला किया है, तकरीबन कोई 2000 के करीब लोगों के बारे में बताया जाता है कि उनकी शहादत हुई। यहाँ पर 300 अफराद एक दिन के अंदर आप उन्हें शहीद कर देते हैं, और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जनाब देखें, अमन आ गया है और जंग रुकी। जंग नहीं रुकी, जंग जारी है, और एक कदम एतमाद की फिजा आपको जो नजर आएगी। दोस्तों, हुर्मुज़ में ट्रैफिक बढ़ी, तेल की कीमतें कम हुई। डील ये है कि सीज फायर हो और बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। अब ईरानियों को अगला कदम उठाना होगा। मुझे नहीं मालूम कि ईरानियों ने कहा कि जेडी वेंस को मुज़ाकरात में शामिल करें। अब जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, इसका फैसला भी जो है वो हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे शायद ये इनको इनकार ईरानियन को करते हैं और ये नहीं जाएंगे। अब देखें, ये ईरानी स्पीकर की स्टेटमेंट में आपके साथ एक और जो इस पर उन्होंने चीज़ जो शेयर की है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुज़ाकरात से कबल ही 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी की गई, और बाकरी कहते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात को आप ये नहीं कह सकते कि सही समत में जा रहे हैं, और हमें सोचना होगा। अब देखिए जी, ये जो इटली के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने पाकिस्तान को नोबेल इनाम के लिए तो कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको देखना चाहिए कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल कहाँ है और वो कहाँ स्टैंड करते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं आपको इसी हवाले से खबर ये भी दे दूँ, और ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम के हवाले से इस्लामाबाद में किस किस्म की गुफ्तगू वो इनिशिएट करवाना चाहते थे। और फिर 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से, और तर्जुमान वाइट हाउस की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई, और मुज़ाकरात को इस्लामाबाद में किस तरह से लीड किया जाएगा, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मुज़ाकरात का बहाना और ईरान को एंगेज करना और फिर हमले करना लेबनान के अंदर, ये इनकी पॉलिसी है जिसे दुनिया नहीं समझ रही, पाकिस्तान नहीं समझ रहा। हाँ, अगर कोई समझ रहा है तो वो ईरान समझ रहा है, और जिस तरह से इन्होंने पिछले 24 घंटों में लेबनान के ऊपर हमला किया। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं, जिन्हें इस्लामाबाद भेजा जाएगा। मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद बातचीत के लिए पहुंचेगी। कैरोलाइन लियोट ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी का कहा और बिलाखिर जंगबंदी तजावीज़ पर इतफाक़ किया। ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोलने पर इतफाक़ किया। ईरान का असल मंसूबा नाकाबिल कबूल था और मुस्तरद कर दिया गया। ईरान ने इसके बाद माकूल तजावीज़ दी। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप की सुर्ख लकीरें तब्दील नहीं हुई। ट्रंप को आपने हुर्मुज़ खुलने की तवक्को है। मुज़ाकरात का पहला राउंड हफ्ते को होगा, और कैरोलाइन लियूट ने कहा कि ट्रंप ने मंगल को इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से बातचीत की थी। लेबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं। लेबनान के मामले पर नेतन्याहू और दीगर फ्रीकैन से बातचीत जो है वो जारी है। और दोस्तों, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये मामला 21 मार्च का है। बरतानवी अखबार ने इनका ना भांडा जो है वो फोड़ दिया है। बरतानवी अखबार ये बताता है कि 21 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में फ़ोन किया, और पाकिस्तान में फ़ोन करके कहा गया कि जाओ जाकर ईरान से बात करो, हम मुश्किल में फंस गए हैं, हम चाहते हैं कि किसी तरह हम निकलें, और उनको कायल करो कि वो हथियार फेंक दें। देखें पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हर नाश्ते की टेबल पर हम बैठना चाहते थे, हम बैठे, और हमारे उलमा कराम भी गए, उन्होंने बड़ी तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं,
اور پھر اس میں وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے کیا, آپ کے پولیٹیکل موٹیوز ہوں گے, دنیا میں حکومتیں ایسی ہی کرتی ہیں. سپر پاور کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے تو بھائی کس کے ساتھ ہوں گے؟ آپ کو IMF جو کنٹرول کر رہا ہے اس کی چابی امریکہ کے پاس ہے, آپ کے تیل کو جو کنٹرول کر رہا ہے اس کی چابی بھی امریکہ کے پاس ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دفاع. آپ کو ایک ایسے سرکل میں جانا ہے جہاں پر طاقت ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو انتہائی کمزور شخص نظر آئے گا. اس نے پاکستان کو فون کیا اور کہا کہ جاؤ جا کر بات کرو اور انیشیٹ کرو. برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ بندی سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک جانب ایران کے خلاف سخت بیانات دیتے تھے اور دعویٰ کرتے رہے کہ تہران معاہدے کے لیے منتیں کر رہا ہوں, جبکہ دوسری جانب امریکہ عارضی جنگ بندی کی کوشش کر رہا تھا. برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کئی ہفتوں سے پاکستان پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ ایران کو عارضی جنگ بندی پر آمادہ کرے, جس کے نتیجے میں آپ نے ہرمز کو دوبارہ کھولا جا سکے. اخبار کے مطابق پاکستان نے بطور مسلم اکثریتی ہمسایہ اور ثالث ایران کو اس پر قائل کرنے کا اہم کردار ادا کیا. اور دوستو, یہی وہ لمحہ تھا جہاں پر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے. اس کی گراؤنڈ پاکستان نے سیٹ کی. فائنینشیل ٹائمز میں رپورٹ لگی, خبر آئی کہ پاکستان کردار ادا کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ملک کے اندر بھی ایک نیریٹو بلڈنگ دیکھی ہے. ایک اور کام یہ ہوا کہ ایران کے معاملے پر چونکہ وہاں کے صحافی اس پوری سچویشن کو بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے اور وہ اپنی حکومت کے بارے میں جو موقف تھا وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے. ودن دی کوارٹرز آف ایرانین وہاں پر جو کیا کام ہو رہا تھا, خبر نکلتی ہے کہ پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان نے کیا پیغام دیا. دیکھیں, برطانیہ میں اگر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا ایکسیس برطانوی پارلیمنٹ, ہاؤس آف کامنز, ہاؤس آف لارڈز اور حکومت کے حلقوں میں زیادہ بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا پیپل ہو آر سٹنگ ان پاکستان. اور پھر وہی ایکسیس جو جن صحافیوں کے پاس تھا ان کو پاکستان میں بین کر دیا گیا کہ یار یہ تو ہمارا پول کھول رہے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, امریکہ کے پیغام کو ہم ان کے پاس لے کر آتے ہیں, تو یہ تو ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں چل کیا رہا ہے. انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے بین کر دیا پاکستان میں نیریٹو بلڈنگ نہیں ہوگی. اور اس کی وجوہات بہت ساری نا, آپ کی ایک عقیدت ہے, مذہبی عقیدت ہے, آپ کا ایک تعلق ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں ہم نے قتل و غارت بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس پورے ایک ماہ میں 35 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, جن میں امریکن میرینز نے پاکستانیوں کو مارا, کچھ نہیں ہوا. اب آئے تھے اس خبر کی طرف کہ یہ گراؤنڈ میکنگ کیسے کی جا رہی تھی. اخبار نے ذرائع کا ایک حوالہ دیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیع کی قیادت میں جاری بیک چینل سفارتی کوششوں کا نتیجہ منگل کی رات اس اعلان کی صورت میں نکلا جس میں امریکہ, اسرائیل, ایران نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا. اور یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب چند گھنٹے پہلے ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پہ جنگ ہار چکا ہے. ہمیں اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, دنیا میں بچے کو پتہ چل گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے ذہنی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. میں آپ کو اس کے ایگزامپل دیتا ہوں. آج میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری جو وائٹ ہاؤس میں جو اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور سوالوں کا جواب دیا, میں نے اس کو پورا نا دوبارہ وزٹ کیا, کچھ چیزیں نکالنی تھی پروگرام کی تیاری کے حوالے سے. ذرا دیکھا تو جائے باڈی لینگویج کیسی ہے, اس کے چہرے پہ پسینہ تو نہیں آ رہا, اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ جو کھڑے لوگ تھے وہ اس کے جواب کے اوپر کس قسم کا ریئیکشن دیتے ہیں, امریکن میڈیا اس کو کس طرح سے گرل کر رہا ہے, یہ تمام چیزیں میں نے اکٹھی کی. وہاں پہ نا ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ جملہ تھا, اور میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے ایڈیٹر صاحب سے کہ وہ پریس کانفرنس دکھائیں جس میں یہ اپنے جو آرمی چیف ہیں ان کی طرف بھائی صاحب دیکھ کر کہہ رہے تھے, پوچھ رہے تھے یہ تو بتاؤ کہ کتنے فوجیوں کو ہم نے ایران میں اتارا. اور یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے, یہ اس آپریشن کا ذکر کر رہے ہیں جس میں انہوں نے اپنے ایک فوجی کو ریسکیو کیا, اپنے پائلٹ کو ریسکیو کر کے واپس لے کر آئے. جہاز تباہ ہو گیا. وہ ان سے پوچھتے ہیں دیکھ کر کہ ہاؤ مینی میرینز ور ان ایران, تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا. جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں, ڈین کین نے آگے سے کہا کہ یس آئی کین ٹیل یو دی ایکچوئل نمبر, میں آپ کو اصل نمبر بتا سکتا ہوں بٹ اٹس ٹاپ سیکرٹ مسٹر پریزیڈنٹ, آپ کو ہم بتائیں گے نہیں. پھر وہ کہتے ہیں ویل آئی کین ٹیل یو, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس نے اس کو اگنور کر کے عوام کی طرف دیکھا اور کیا بتایا کہ ہم نے ہنڈریڈز آف امریکن سولجرز اینڈ مارینز ور ان ایران, کہ ہم نے بہت سارے سولجرز کو بھیجا. دیکھیں یہ بندہ جو ہے نا اسے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. آپ حواس باختہ کیسے ہوتے ہیں, آپ جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں, اس کی گفتگو, اس کا یو ٹرن, ایک ہی تقریر میں آپ کو کئی 100 تضادات جو ہیں وہ ملیں گے. اس کی اپنی گفتگو, اس کے اپنے بیان سے کول و فیل کے ساتھ جو ہے وہ ملتی نہیں. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ہار چکا ہے بیانی کی جنگ, میدان کے اندر کی جنگ, ہر محاذ کے اوپر. اور پھر اس نے ایک اور اعلان کیا کہ جو ایران کی مدد کرے گا, اسلحہ دے گا, ہم اس کے خلاف جو ہے ٹیرف کا ہتھیار استعمال کریں گے. سر آپ کے سارے ہتھیار جو ہیں
वो बेकार साबित हुए। और मैं ना कोशिश ये करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि टैरिफ लगाने के बाद किस तरह से अमेरिका की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तो बड़ा तीर मार लिया। अब देखें, इकॉनमी को नुकसान कैसे पहुंचाना, ये कुछ सीखे ईरान से। ईरान के पास सर क्या है, ईरान ने अपनी जो बुनियाद थी उसको नहीं छोड़ा। ईरान की बुनियाद वेस्ट तयन नहीं करता, ईरान की बुनियाद जो है वो किताब तयन कर रही है। वो किताब बुनियाद है ईरान की, और ईमान एक बुनियाद है जिसके ज़रिए ये अपने दुश्मन को जो है ना वो उन्होंने पिछाड़ कर रख दिया। अब ईरान ने किया क्या है, ये आपने रुमर्स जो है ना, अब ये परमानेंट महाज बन जाएगा डोनाल्ड ट्रंप एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। और वो दुनिया में जो लोग हैं ना जिनका मिडल ईस्ट के अंदर असर रसूख है, जो भी जहाज़ गुजरेगा उसकी तलाशी देंगे भाई। अब आप एक पूरा मैकेनिज्म तय कर लिया गया है, और जिस जहाज़ ने भी गुजरना है उसके जितने भी उसके अंदर आइटम्स हैं वो चेक होंगी। उन आइटम्स की निशानदही लिस्टें पहले से मुहैया की जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक माल को चेक किया जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ ऐसा होगा तो उन जहाज़ों को रोक लिया जाएगा, क्योंकि मेक श्योर उन्होंने ये करना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी असलहा जो है वो जहाज़ों के ज़रिए ना जाए। हाँ, आप एयर लिफ्ट करें, कार को जो मर्जी करें, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, लेकिन जहाज़ों के अंदर ये चीज़ नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, अब इसके अंदर ये करने क्या जा रहे हैं, देखिए जी, फ़ी बैरल $1 टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका जो पैसा होगा वो ईरान अपने जो उनके जितनी भी तबाही हुई है इसको रिकवर करेंगे इस टैक्स सिस्टम के साथ। दोस्तों, हथियारों की मुंतकली रोक दी जाएगी। जहाज़ के तरीक़ाकार में वक्त लगेगा, ईरान को कोई जल्दी नहीं है। इन्होंने जहाज़ों को निकालने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया। खाली जहाज़ों का कोई पैसा नहीं होगा, भरा होगा तो पैसे लेंगे। और फिर गुड्स की ईमेल्स के बाद बताया जाता है कि बिटकॉइन के अंदर करेंसी, ये डॉलर पे नहीं बल्कि बिटकॉइन के अंदर इसकी पेमेंट जो है वो की जाएगी। और आफ्टर दैट इनको ईमेल के ज़रिए इतला दी जाएगी, और फिर आपके जितने भी जहाज़ हैं वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। मैं आपको नहीं क्विकली एक फिगर ये भी बता दूं कि अब तक कितने जहाज़ जो हैं यहाँ से निकाले गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इतफाक़ राय के बाद आपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ गुजरना शुरू हो गए थे, और यूनान से लाइबेरिया के 2 जहाज़ गुजरे भी। तहम बाद में ईरान ने ऐलान किया कि लिबनान पर इसराइली हमलों के रद्द-ए-अमल में वो आपने हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों की आमदो-रफ्त जो है वो रोक रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त खलीज में तकरीबन 187 जहाज़ों पर 175 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम मसनूआत लदी हुई हैं, जो हालात बेहतर होने पर रवाना हो सकते हैं। और माहिरीन के मुताबिक 300 से 400 जहाज़ खलीज से निकलने के मुंतज़िर हैं। ये मुश्किल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हफ्ते को कोई मेजर ब्रेक थ्रू होता है, क्योंकि इन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं। ईरान चाहता था कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन हालात दोस्तों अब आपके सामने हैं। मैं आपको ये खबर दे दूं, और बड़ी तकलीफ दह खबर ये है कि इसराइल का गज़ा पर ड्रोन हमला और अल जज़ीरा का एक सहाफ़ी जी शहीद हो गया। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे। अरब मीडिया के मुताबिक अल राशिद स्ट्रीट पर सहाफ़ी की गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के बाद गाड़ी में खौफनाक आग भड़क उठी, और अरब मीडिया ने रिपोर्ट में इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़दार की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। इससे पहले ना एक बरतानवी जो सहाफ़ी था उसको भी ड्रोन के ज़रिए टारगेट किया गया। बिल्कुल पास आकर ना वो ड्रोन गिरता है और फिर वहाँ पे एक धमाका हो गया। मैं आपको दोस्तों ये खबर दे दूं कि आज यौम सोग मनाने का ऐलान किया गया है। लेबनान में शहादतों की तादाद जो है वो 300 प्लस हो चुकी है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं, और आज यौम सोग का लेबनान में ऐलान किया गया। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी ज़रूरी है, फ्रांसीसी सदर का एक बयान। और इसके साथ एक और ख़बर, मैं क्विकली जो खबरें रह गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वन लाइनर, और फिर अगर किसी खबर पे तफसील से बात करनी होगी वो भी साथ साथ हम करेंगे। ट्रंप की ईरान को असला फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना पे लगेगा, रशिया पे लगेगा, और फिर इसके साथ साथ कोरिया के ऊपर भी लगा सकते हैं। और जिस कौम को हम एज अ नेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, सर ये तो हमारे ईमान का हिस्सा ना। वो कहते हैं जी हमने आपके बतौर नेशन आपको तस्लीम नहीं करते। भाई ना करो, किसी ने तरला तो नहीं किया। हम पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझते। भारत में इसराइली सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका ने अपनी वजूहात की बुनियाद पर फैसला किया पाकिस्तान की मावनत की खिदमत हासिल करे। अमेरिका ने माजी में कतर और तुर्किया को हमास से मुआहदे के लिए इस्तेमाल किया। इसराइल के लिए अहम है कि वो जो नताइज देखना चाहता है इसके लिए अमेरिका से हम आहंग रहे। तो भाई आप कोशिश करें, पाकिस्तान ये कोशिश ज़रूर करेगा अमन के लिए। ईरान ने आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया, और नेतन्याहू ने अपने लोगों पर जी तनकीद शुरू कर दी है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उसके खिलाफ एहतजाज भी किया, लोग सड़कों पर भी आए। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को क्या कह रहा है कि जो जंग से डरता है ना, जाओ जाकर बंकर्स में छुप जाओ,
सोशल मीडिया पर इसराइली अवाम ने नेतन्याहू को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और फिर उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से जो है वो ये जवाब दिया गया। देखें, एक और काम ये हुआ है कि नेटो के कुछ ममालिक को सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बाकायदा तौर पर तैयारी कर ली है और अमरीकी जरीदे ने इसको रिपोर्ट किया और देखना ये होगा कि नेटो में अब ये रहते भी हैं या नहीं रहते। खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि शायद ये नेटो को छोड़ देंगे। तो मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और खबर आ रही है जी, अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है। Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says the US-Iran terms are clear regarding Lebanon and Washington must choose between ceasefire or continued war in via Israel. It cannot have both. दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती और ये फैसला करना होगा अमेरिका को। Discontent is growing in Israel over what 5 weeks of war on Iran have actually achieved. ये होना था। इसराइल की आवाम ने अपने नेतन्याहू वज़ीर-ए-आज़म को पूछना था कि भाई तुम होते कौन हो, हमारे घरों के ऊपर हमला करवाने वाले। देखिए, इसराइल के अंदर हालात ठीक नहीं है। आपको ईरान की तस्वीरें नज़र आती हैं लेकिन आपको इसराइल की तस्वीरें दिखाई नहीं जाती, जितनी तबाही वहाँ पर हुई है। इसके बाद ये बहुत ही अहम सवाल है उनकी आवाम की तरफ से जो पूछा जा रहा है नेतन्याहू का गिरेबान पकड़ कर के तुमने हमारे मुल्क के साथ क्या कर दिया। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि बरतानिया और न्यूयॉर्क के अंदर एहतजाज हो रहा है लेबनान के अंदर जो हमले हुए इसके तनाजुर में, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट, ये क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, अगर इनको हमने अगली वीडियो के लिए रखा तो शायद ये देर बहुत हो जाएगी, तो मैं साथ साथ ये खबरें आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो जी नेटो को जो है धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इसके साथ साथ ग्रीनलैंड को भी अब धमकी दे दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, मेरा ख्याल है कि एक हारा हुआ कमांडर, एक हारे हुए लश्कर का कमांडर इसी किस्म की बातें जो करता है। एक और ख़बर ये आ रही है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए जितने भी शिप्स हैं उनको माइंस को अवॉइड करने के लिए एक मैप दे दिया गया है कि उनके कोऑर्डिनेट्स हैं कि कहाँ कहाँ से गुजरना है। तो इस तनाजुर में ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। लेकिन अब तक जितने भी जहाज़ हैं इनको रोक दिया गया है जब से लेबनान के ऊपर ये ताबड़तोड़ जो है हमले किए गए। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये दे दूं कि ईरानी ऑफिशियल सेज विल पनिश इसराइल फॉर द वार क्राइम्स इन लेबनान, और हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे और बहुत जल्दी ये जो है हमले किए जाएंगे। और एक और ख़बर, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके ये कहा बिफोर द सीज फायर अनाउंसमेंट दैट द पोस्ट दैट ही अपोज अ डील विद ईरान। तो डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही बता दिया गया था। तो ये इस वक्त की एक सिचुएशन है जी। इंशाल्लाह हम कोशिश व्यूअर्स ये करेंगे कि अगली वीडियो में दोपहर को आपसे दोबारा मुलाकात हो। और जाते जाते मैं आपको ये खबर क्विकली ये भी दे दूं, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है कि अमेरिका ईरान जंगबंदी, सफारतकारी और मुकालमे की फतह है। पाकिस्तानी सफ़ीर का ये बयान अमेरिका में। लेट्स सी कि सैटरडे को क्या होता है। अच्छा, आपने ना इस वीडियो के आखिर में आपने खान साहब को नहीं भूलना, बिकॉज द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इन पाकिस्तान राइट नाउ इज़ इमरान खान। चूँकि उनका पैगाम ये आया है कि जलसे को ख़त्म करो और जाकर अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं खित्ते में अमन के लिए, जंग ख़त्म करने के लिए इसे किसी तरह भी सबोताज नहीं करना। आई थिंक वो बंदा जेल में बैठकर आपको बता रहा है क्या करना है। ही शुड बी आउटसाइड बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसकी आज़ादी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।